जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम एसएससी जीडी के लिए 2500 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें प्रत्येक क्लास में 25 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। ठीक है, और जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो वन लाइनर होते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है कभी ना कभी एसएससी की किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों को। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको राष्ट्रपति के नाम और कौन कब से कब तक राष्ट्रपति रहे हैं, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। तो भारतीय संविधान के 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? ठीक है, अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का जो पिछला चुनाव था वो कब हुआ था? तो वो हमारा हुआ था 2022 में। ठीक है, तो 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 22 से पहले की बात करेंगे तो 17। ठीक है, 17 से 22 और 22 से अब जो भी 5 साल तक रहेगा वहाँ तक। ठीक है, इसके बाद 17 और 17 के पहले 12 में। ठीक है, तो ये तीसरे क्रम में। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति है, उनके पहले रामनाथ कोविंद, मतलब 17 से 22 तक रामनाथ कोविंद, और उनके पहले प्रणब मुखर्जी जी क्या थे? तो 12 से 17 तक क्या थे? देश के राष्ट्रपति थे। और 100वां संविधान संशोधन आया था कब? 100वां संविधान संशोधन आता है 2015 में। तो यहाँ पर हमें देखना था क्या? 2012 से 17 तक कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी ने भारतीय संविधान के 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी प्रदान करी थी। और 100वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश की सीमा के विवाद को सुलझाया गया था, जिसके तहत भारत ने 111 गांव, ठीक है, किसको प्रदान किए थे? बांग्लादेश को प्रदान किए थे, और 51 गांव भारत ने बांग्लादेश से लिए थे। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया था और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को भारत ने ग्रहण किया था। ठीक है, उससे संबंधित ये था। और प्रधानमंत्री तो आपके नरेंद्र मोदी साहब थे। किस राजवंश के शासन काल में तैमूर ने 1398 ईस्वी, है ना, ईसी नहीं है, ईस्वी, तो ईस्वी में क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर वंश था उस समय तुगलक वंश। ठीक है, किस वंश के शासनकाल में? तुगलक वंश के शासन काल में। ठीक है, और इसके बाद किस वंश की स्थापना होती है? तैमूर के आक्रमण के बाद। तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो स्थापना होती है वो सैयद वंश की स्थापना होती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखनी है, यहाँ पर एक चीज छुटी हुई है। यहाँ पर आता है पहली महिला हॉकी खिलाड़ी। क्वेश्चन इस प्रकार का था, यहाँ पर क्या था? पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है रोनी रामपाल। ठीक है, रोनी रामपाल, जो क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? बक्सा किला, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल। किसमें? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? तो पश्चिम बंगाल राज्य में ये आपको मिलने वाला है। किसी दिए गए वर्ष का अवधि में प्रति 1000, किसी दिए गए वर्ष की अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, जीवन के पहले जीवित जन्मों पर, ठीक है, जीवित जन्मों पर, जनों पर नहीं है, जन्मों पर है, जीवित जन्मों पर। ठीक है, क्या है? जीवित
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जन्मों पर। ठीक है, जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो किसके रूप में परिभाषित किया जाता है इसको? तो ये होता है नवजात मौत, है ना, मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, किसी दिए गए वर्ष की अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिन के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो नवजात मृत्यु दर के या शिशु मृत्यु दर के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो है 15। ठीक है, क्या है? 15 महिला सदस्य थी। टोटल संख्या कितनी थी? तो 389। ठीक है, जिसमें से कैसे बांटा गया था इसको? 296 ब्रिटिश भारत, ठीक है, और 93 जो सदस्य संख्या थी वो कहाँ से थी? तो वो थी देसी रियासतों से। कहाँ से थी? देसी रियासतों से थी। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें और चुनाव में किस दल को कितनी सीटें मिली थी? तो कांग्रेस को मिली थी 208। ठीक है, कांग्रेस ने चुनाव में जीता था कितनी? 208 सीटें संविधान सभा के चुनाव में। ठीक है, 208। इसके बाद मुस्लिम लीग कितनी थी? 73। ठीक है, और जो बाकी बचेगी तो अन्य दल थे। यहाँ पर अन्य दलों को मिली थी कितनी सीटें? 15 सीटें। अन्य दलों को कितनी थी? 15 सीटें। और अगर धर्म के हिसाब से बात करें, हम धर्म के हिसाब से अगर बात करते हैं तो सामान्य वर्ग, ठीक है, सामान्य हिंदू वगैरह के अंतर्गत जो भी लोग हिंदू के अंतर्गत आएंगे उन्हें सामान्य कहा गया था। तो यहाँ पर 213 सामान्य कितने? 213। ठीक है, मुस्लिम यहाँ पर लीग लगाना, और यहाँ पर धर्म विशेष है, तो यहाँ पर मुस्लिम को मिलती है कितनी? 79। कितनी मिलती है? 79। और बच रही है आपकी क्या? सिख को मिलती है कितनी? 4। हो रही है हमारी कंप्लीट। 213, 79 और 4, 9 4 13, 13 3 16। ठीक है, क्योंकि चुनाव के हिसाब से यहाँ पर चुनाव लड़ने के हिसाब से। ठीक है, बाकी वो ये वाली जो है दल के हिसाब से नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? 7 8 और 1 9 और 296। ठीक है, तो ये हमारा जो आंकड़ा ऐसे और ऐसे इस प्रकार दोनों सही है। ठीक है, सामान्य के लिए कितनी सीटें रखी थी चुनाव लड़ने के लिए? 213। मुस्लिम को कितनी सीटें दी गई थी? 79। और सिख को कितनी दी गई थी? 4। और पार्टीगत बात करें तो पार्टी कांग्रेस कितनी जीतती है? 208 सीटें जीतती है। मुस्लिम लीग कितनी जीतती है? 73। और अन्य कितने जीतते हैं? 5। और टोटली सदस्य संख्या इस प्रकार थी। नासिक त्र्यंबकम भद्राचलम तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक और त्र्यंबकम कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में आता है, जबकि भद्राचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आपको एक भी यहाँ पर याद है तो आप इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि नासिक तो आपको याद होगा। नासिक गोदावरी नदी, कौन सी नदी? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है तीनों जगह। ठीक है, कौन कौन सी? नासिक, त्र्यंबकम, भद्राचलम गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको लिया गया है ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। भारत में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से किस प्रकार की ली गई है? द्विसदनी। द्विसदन में कौन कौन से हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो भी कहाँ से? तो उसे भी ब्रिटेन से ही ग्रहण किया गया है। कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना, किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसें दौड़ाना कर्नाटक के किस त्योहार के लिए विशिष्ट
दर्शनीय चीजें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीजें होती है वो किस त्योहार या किस उत्सव के दौरान होती है और विशेषकर कर्नाटक में होती है और भैंसों की दौड़ के नाम से जिसे जाना जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंबाला। कंबाला पर्व, उत्सव या त्योहार। ठीक है, कौन सा? कंबाला। ठीक है, तो कर्नाटक में विशिष्ट चीजें किसके लिए है? कंबाला के लिए है। कीचड़ उछालना, खेतों में दौड़ना, किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसे दौड़ना कर्नाटक के किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीजें हैं। यहाँ पर लैंग्वेज देखे आप क्वेश्चन की कितना उसने घुमाने की कोशिश की है। या तो डायरेक्ट बोल सकता था भैंसे दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में, लेकिन कितनी सारी उसने थ्योरी यहाँ पर दे रखी है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो किस वर्ष लागू हुआ था। ठीक है, जिसे हम RTE के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? RTE के नाम से, राइट टू एजुकेशन, RTE। कब आया था अधिनियम? अधिनियम आता है 2009 में। ठीक है, अधिनियम आता है कब? 2009 में। ठीक है, और इसे लागू किया जाता है 1 अप्रैल 2010 से। कब से? 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया जाता है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये आपका अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A में। किसमें? अनुच्छेद 21A में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को या शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध ये होता है सिकंदर और पोरस। सिकंदर एवं पंजाब के राजा पोरस के मध्य। ठीक है, किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये होता है झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। वितस्ता। ठीक है, किसका प्राचीन नाम है? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम है। इसे वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, जो सिकंदर एवं पोरस के बीच में लड़ा गया था। पोरस कहाँ के राजा थे? तो पंजाब के। किस राज्य में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, किस राज्य में स्थित? तो राज्य पूछा है, तो भगवान अयप्पा का मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ पर मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो मकर विलक्कू उत्सव किस मंदिर में होता है? तो अयप्पा मंदिर। अयप्पा मंदिर कौन सा है? जिसे हम सबरीमाला मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा? सबरीमाला मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अयप्पा भगवान या अयप्पा स्वामी का मंदिर है। ठीक है, और किस राज्य में है? केरल में। किस राज्य में होगा? केरल में। ठीक है, तो राज्य यहाँ पर हो जाएगा केरल। ठीक है, अयप्पा मंदिर अयप्पा के पवित्र उपवन में, तो अयप्पा भगवान का जो स्थल है वो कहाँ पर है? सबरीमाला। ठीक है, तो सबरीमाला के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। तो मकर विलक्कू कहाँ पर होता है? तो केरल के सबरीमाला मंदिर में। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और इसके किनारे एक भारत का प्रमुख शहर स्थित है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है जिसका? कोई बताएगा? जिसका नाम है, पहले तो ये तो हो गई नदी। किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। और मूसी नदी के किनारे जो शहर है उसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस संस्थान से संबंधित प्रावधान संरक्षित है?
ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद पूछा है कि भारतीय जो निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है उसका उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में है, ठीक है। किस में है? अनुच्छेद 324 में उल्लेखित है, ठीक है। इसके लिए प्रावधान कहाँ पर किए गए हैं? 324 से लेकर तो 329 तक, ठीक है। 324 से लेकर 329 तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक है। अथर्ववेद खंड में संग्रहित है, ठीक है। तो अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है, ठीक है, का संग्रह है। तो अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। कितने खंडों का संग्रह? 20 खंडों का संग्रह, जिसमें काय का उल्लेख मिलता है? जादू टोना, भूत प्रेत वगैरह वगैरह का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिलाओं या महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता है? तो इस अधिनियम के तहत पहला अधिकार किसका होता है? उसके पति का, ठीक है। किसका होता है? पति का, उसके पति का। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता है? तो उसके पति का होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 के दिन अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इसी दिन भारत का संविधान भी लागू होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ठीक है, जो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। उसे कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 के दिन इसे अपनाया गया था। कौन द सीक्रेट ऑफ वेद पुस्तक के लेखक है, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक है श्री अरविंदो। कौन है? अरविंदो। अरविंदो क्या है? द सीक्रेट ऑफ वेद पुस्तक के लेखक है। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बड़े आसान क्वेश्चन है आज के। तो 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च जल दिवस। 22 अप्रैल कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस, ठीक है। यह कौन सा हो जाता है? जल दिवस, है ना। इसके बाद 22 मई कौन सा? जैव विविधता दिवस, ठीक है। एक थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पर, 22 होता तो ज़्यादा अच्छा होता। जून, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा दिवस? योग दिवस, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को याद रखना है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 21 जून योग दिवस। किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था या हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। तो किसने हराया था? ये हराया था पृथ्वीराज चौहान।
ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में, और तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी के द्वारा इनको हरा दिया जाता है। ठीक है, और एक और युद्ध होता है 1194 में चंदावर का युद्ध, गौरी के द्वारा जयचंद को हराया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, कौन जीता? मोहम्मद गौरी। 1194, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तराइन, तराइन प्रथम, तराइन दूसरा, और यहाँ पर हो जाएगा चंदावर का युद्ध। ठीक है, और यहाँ पर मैं जीतने वाले का नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर गौरी, ठीक है, यहाँ पर गौरी, यहाँ पर चौहान, यहाँ पर चौहान। इस तरफ हम देखते हैं पराजय वाले, तो यहाँ पर गौरी, पराजय किसकी हुई थी? गौरी की, यहाँ पर चौहान की, और यहाँ पर जयचंद की। ठीक है, किसकी? जयचंद की। तो ये 3 युद्ध आपको विशेष ध्यान रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध चौहान, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जीता कौन? चौहान। ठीक है, पहले वाले विजय वाले हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, गौरी, जीता कौन? गौरी, हारा कौन? पृथ्वीराज चौहान। चंदावर का युद्ध 1194, गौरी और जयचंद, कौन जीता? गौरी, हारा कौन? जयचंद। किस श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ये जाना जाता है धौलागिरी को, धौलागिरी पर्वत को। ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है 8167। ठीक है, कितना? 8167, 8167 मीटर, जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। इसे श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, तो धौलागिरी को किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो धौलागिरी को, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8167, और कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर को आप किस महासागर से संबद्ध करेंगे? ठीक है, तो इसका संबंध किस महासागर से है? तो इसका संबंध है प्रशांत महासागर से। ठीक है, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर आपके भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर के क्षेत्र को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, और किससे संबंधित है? कौन से वाला है? तो 11वें नंबर वाला। और इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है? तो आप पालकों का बच्चों को शिक्षा दिलवाने का अधिकार की, कर्तव्य की बात इसमें की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है? कर्तव्य की बात इसमें की गई है। ठीक है, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को उसके माता पिता या पालक के द्वारा शिक्षा प्रदान करवाई जाए, ये कर्तव्य किसका है? तो ये माता पिता या पालक का होता है। जबकि 21A में ये बच्चों का क्या है? अधिकार है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? ठीक है, कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? तो इस कन्वेंशन के अनुसार किस दिन को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी को ही ईरान के रामसर में क्या हुआ था? एक समझौता होता है जिसमें जो आर्द्र भूमि या दलदली भूमि होती है उनके संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, और उसे बोला जाता है रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर सम्मेलन। और कब होता है? 2 फरवरी
2 फरवरी 1971 को। ठीक है, कब होता है? 2 फरवरी 1971 को होता है और उसी दिन को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये था आज का हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।